हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ाया था, है ना, हाइगन प्रिंसिपल। और मैंने आपको हाइगन प्रिंसिपल की मदद से दो सस्ते सस्ते वाले एग्जाम्पल बता दिए। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करना। हाइगन प्रिंसिपल हो चुका है ना? मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा पिछली क्लास का, जल्दी बताओ। हाइगन प्रिंसिपल हो चुका है ना? ठीक है ना? हाँ, लेकिन सस्ते सस्ते एग्जाम्पल हुए थे। आज थोड़े महंगे करेंगे, यानी आज हाइगन प्रिंसिपल प्रो, कल था हाइगन प्रिंसिपल लाइट, आज हाइगन प्रिंसिपल प्रो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। कल तक क्या था बेटा? कल तक ये था कि ये रहा स्फेरिकल वेव फ्रंट, इससे अगला वेव फ्रंट खींचो, तो खींच दिया, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। तो हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि ये सब मीडियम एक से थे, किसी ने अपनी चाल नहीं बदली, अगला वेव फ्रंट खींच दिया क्योंकि मीडियम की चाल एक सी थी। यदि ये प्लेन वेव फ्रंट है तो हमने अगला भी खींच दिया क्योंकि यहां से चलने वाली वेवलेट, यहां से चलने वाली वेवलेट सबने बराबर बराबर डिस्टेंस ही चली होंगी। लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट, चलिए पहला उसी में ही हाइगन प्रिंसिपल की कड़ी में बताना, यदि ये प्लेन वेव फ्रंट है, बताना यदि ये प्लेन वेव फ्रंट है तो इससे अगला वाला वेव फ्रंट प्लेन ही तो खींचेगा। यदि अभी मीडियम में चलनी है तो यहां से स्फीयर खींचोगे, यहां से टेंजेंट स्फीयर खींचोगे, यहां से खींचोगे, यहां से खींचोगे, और ये प्लेन वेव फ्रंट आ गया नेक्स्ट। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट में एक खास बात क्या है, केवल 2 पॉइंट लेके भी जरूरी नहीं आप इतनी सारी सोर्सेज लो। ये ना प्लेन वेव फ्रंट, एक सोर्स यहां लीजिए, एक थोड़ा दूरी पे ले लीजिए, एक स्केचिंग यहां से करिए आर्क की, एक यहां कीजिए, केवल 2 से भी प्लेन वेव फ्रंट खिंच जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंटों से भी खिंच जाती है ना, यदि आप श्योर हो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है तो 2 पॉइंट खींच के भी स्ट्रेट लाइन खिंच जाती है। बाकी और कोई कर्व नहीं खिंचता 2 पॉइंटों से। सर्किल की इक्वेशन से कम हमको मतलब कई पॉइंट चाहिए होंगे, पैराबोला के लिए कई पॉइंट चाहिए होंगे। हाँ, अब यदि ये प्लेन वेव फ्रंट है तो द नेक्स्ट वेव फ्रंट विल बी प्लेन इफ मीडियम इज होमोजीनियस। बताना अभी मीडियम में चलनी है तो नेक्स्ट वेव फ्रंट भी प्लेन होगा, इससे नेक्स्ट भी प्लेन होगा, तो प्लेन के बाद प्लेन, प्लेन के बाद प्लेन वेव फ्रंट चलते चले जाएंगे। लेकिन बेटा यदि इसके आगे, अब तक तो होमोजीनियस चल रहा था, यदि इसके आगे प्रिज्म आ जाए, सब लोग अब ध्यान से सुनना, मतलब आगे अब इसके रास्ते में, अभी तक तो सड़क बड़ी चिकनी चल रही है, स्मूथ चल रही है, लेकिन अब आगे प्रिज्म आने वाला है। तो अब एक काम करता हूं मैं, देखेंगे सब लोग, 1 मिनट में थोड़ी सी कलर वाली चौक बना लेता हूँ। देखिए अब आपको क्या सोचना है कि ये प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन, आप इतना तो श्योर हो ना यहां तक प्लेन वेव फ्रंट आएगा? पहले ये बताइए, ये कंफर्म हो गया कि नहीं कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट चल रहे हैं यहां से यहां तक प्लेन वेव फ्रंट आएगा? यहां तक तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये प्लेन वेव फ्रंट चलता चला जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी इसके बाद, प्रॉब्लम आएगी इसके बाद, वो प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि इसके बाद मीडियम बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदलने वाले हैं। कैसे? जो वेवलेट, सुनिए, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो वेवलेट यहां से चली, यदि ये 3 सेकंड लगे इसको यहां से यहां तक आने में, तो इस 3 सेकंड में भी 3 सेकंड में इसने वही डिस्टेंस चली होगी। चलो, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज के हैं, और सेम फेज के पॉइंटों को मिला दो, वेव फ्रंट बन जाता है। फिर नई घोड़ी नई चाल, या ऐसे खेलते हैं, यहां से चला, यहां से यहां तक मान लो 3 सेकंड लगी, तो यहां से यहां तक भी 3 सेकंड लगे होंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया, सेम फेज, यहां से यहां तक 3 सेकंड, 3 सेकंड, ये डिस्टेंस सेम थी। लेकिन कहानी समझना कि हाँ, जो वेवलेट्स यहां से चलेगी बी से, उसकी मजबूरी ये हो जाएगी कि उसे प्रिज्म में चलना है, और जो वेवलेट्स ए से चल रही होगी वो जो प्रिज्म को बस सूंघ के जाएगा, मतलब प्रिज्म से नहीं जाएगा, बस प्रिज्म की इस नुक को सूंघ के जाएगा। तो इसके साथ अच्छी बात ये हुई कि इसको अपनी स्पीड, यहां से चलने वाली एनर्जी, यहां से जो वेवलेट्स चलेंगी, यहां से जो एनर्जी चलेंगी, उनको अपनी स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सी की स्पीड से ही कंटिन्यू चल रही होंगी। और ये इस बेचारी की जो बी से वेवलेट्स चल रही हैं, उनको प्रिज्म पार करना पड़ेगा, और जो प्रिज्म में घुस गई उनकी स्पीड तो स्लो हो जाएगी। अब बताइए, यदि इसको यहां तक आने में, क्योंकि मैं प्रिज्म के बाहर देखना चाह रहा हूं ना, इसको यहां से यहां तक आने में, लेट दिस इज द पॉइंट बी डैश, ये पॉइंट बी डैश है, ये वो पॉइंट है, एनर्जी अब नहीं तो 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद कभी तो पहुंचेगी ना, तो माना यहां से यहां तक आने में t सेकंड लग गए। तो व्हाट इज t हियर? t इज दैट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एनर्जी, अब इंग्लिश नहीं बन रही, यानी एनर्जी बी से बी डैश पहुंच गई, एनर्जी बी से बी डैश पहुंच गई t सेकंड के बाद। तो अब आप बताइए, यदि इसने t सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करी है ना, तो क्या t सेकंड में ये एग्जैक्टली इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा? ए से चलने वाली वेवलेट्स, इसने भी इतनी डिस्टेंस चली होगी? निकुंज कह रहा है यस, यानी t सेकंड में इसने भी उतनी चली होगी। निकुंज कह रहा है यस, हाँ, नहीं चली होगी निकुंज,
क्योंकि इसकी स्पीड तो कम हुई नहीं ना, ये तो अपनी फुल स्पीड को एंजॉय कर रहा है। जो एनर्जी ए से चली उसको अपनी फुल स्पीड को एंजॉय कर रहा है, लेकिन जो यहां से चली है उसकी स्पीड में तो थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया ना, डाउन हो गई, क्योंकि उसे प्रिज्म में चलना है। और कल ही मैं बता चुका था, ठीक है, मैं कल ही बता चुका था कि जब हम वेव फ्रंट स्केच करते हैं तो हम डिस्टेंस नहीं देखते, हम टाइम देखते हैं कि कितने टाइम पर वो एनर्जी पहुंच रही है। एक ही टाइम पर एनर्जी पहुंचनी चाहिए, एक ही फेज वाले पॉइंट उठने चाहिए। तो अब बताना, यदि बी की एनर्जी बी डैश तक आने में टी सेकंड लगे तो ए की एनर्जी उतने ही सेकंड में थोड़ा आगे तक निकली होगी। रीजन बहुत सिंपल है, मैं बता चुका हूं। यानी ए से ए डैश की एनर्जी, आपका ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए सर ये तो चीटिंग है, ये इतनी डिस्टेंस, ये इतनी सारी डिस्टेंस, ये कोई चीटिंग नहीं है। यहां से यहां तक का टाइम गैप टी और यहां से यहां तक का भी टाइम इंटरवल टी ही लिया है मैंने, बस वो टी टाइम में थोड़ा लंबा चल गया, ये टी टाइम में थोड़ा कम चल पाई। इज इट ओके? तो अब बताइए बी डैश और ए डैश के फेज के बारे में कोई कमेंट करना हो तो आप बताइए, बी डैश और ए डैश के फेज के बारे में कोई कमेंट आपको समझ में आ रहा हो कि यार ये कमेंट इसको सूट करेगा? जी हाँ नमन, वेरी गुड। ये सेम फेज के पॉइंट है, सेम फेज के पॉइंट, और वेव फ्रंट स्केच करने के लिए आपको सेम फेज के पॉइंट ज्वाइन करने हैं। तो ये मैंने ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दिया, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। पता है क्या किया? हाइगन प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, तो मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट में एक ए लिया और एक बी लिया, बस, है ना। ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स विद सेंड न्यू डिस्टरबेंस इन ऑल द डायरेक्शन, है ना। तो ए से भी जा रही है एनर्जी, बी से भी जा रही है। सपोज करो बी से बी डैश तक आने में टी टाइम लग गया, तो ए से ए डैश आने में जो टी टाइम लगा उसमें उसको थोड़ी स्पीड अच्छी मिली तो वो लंबा चल गया। अच्छा नमन बता रहे, नमन टेंशन मत ले, नमन का क्वेश्चन ये है और डाउट जेन्युइन है, सर वो कर्व क्यों नहीं बना? तो वेट एंड वॉच, मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा बिल्कुल। अच्छा अब ए और बी के अलावा भी कोई रैंडम पॉइंट ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने सी लिया। अब नमन तेरे क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा, बाकी सब लोग क्वेश्चन सुन लो। उसने कहा सर आपने कर्व क्यों नहीं बनाया, प्लेन ही क्यों बनाया? तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अच्छा सी पॉइंट देखिए, और अपने दिमाग और बुद्धि और विवेक का यूज करना, अपनी बुद्धि और विवेक का, ठीक है। अब गर्ल्स ये मत कहना सर हमारा विवेक नहीं है, हमारा तो वो है डेड, ठीक है। मैं बुद्धि और विवेक ये वाला फीलिंग्स वाली बात कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए ये तो अब बताना, ए सी और बी ये 3 पॉइंट है, ये तीनों सेम फेज के पॉइंट है, तीनों से एनर्जी एक साथ चली। देखो यहां से एनर्जी एक साथ चलेगी, ठीक है। तो तीनों से एक साथ एनर्जी चली, तो बी सबसे कम डिस्टेंस चल पाया उस टी टाइम में, और ए सबसे हाईएस्ट चल पाया है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, सी जो डिस्टेंस चल पाया है वो बी से तो ये वाली से ज्यादा और उससे कम चल पाया है। और उसका रीजन सिंपल है कि ये वाली एनर्जी फुल्ली प्रिज्म में चलना पड़ा, इसकी स्पीड पहले इंस्टेंट से ही डाउन हो चुकी है, इसकी स्पीड पल भर के लिए भी डाउन नहीं हुई। इसको क्या हुआ कि थोड़ी देर ये एयर में चला, फिर ये प्रिज्म में चला, फिर एयर में चला, तो इसका मतलब थोड़ी देर तेज चला, फिर धीमे हो गया, फिर थोड़ी देर तेज चला। ये तो थोड़ी देर भी धीमे नहीं चला ना, तो इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस है बीबी डैश से ज्यादा है, सी डैश बोल देते हैं, और ए डैश से कम है। होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सिमिलरली थ्योरम को यूज कर लिया, भले ही सर ने 2 पॉइंट लिए हैं कि एक ए से ए डैश लिया है और एक बी से बी डैश, लेकिन सिमिलरली थ्योरम को यूज कर लिया है। अब इसमें वो चालाकी भी यूज करेंगे जो मैंने कल सिखाई थी। कल एक चालाकी सिखाई थी कि ये प्लेन वेव फ्रंट है और इससे अगला वाला वेव फ्रंट खींचना है। हाँ हर्ष में आ रहा हूँ, मुझे आज थोड़ा, ठीक है ना, आ रहा हूँ, आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा मैं। और मुझे अच्छा लगा कि अच्छे बच्चे हैं, आगे सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि ये क्या होगा। तो ये क्या बता रहा था मैं, भूला, हाँ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है और अभी मीडियम में चुल नहीं है, इससे अगला वेव फ्रंट स्केच करना है। तो मैंने कल एक चालाकी बताई थी, पहले खींच लो और उसके बाद ये एक्टिंग कर दो, ये वाली याद है ना, ये वाली एक्टिंग कर देना। भले ही हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, लेकिन फटाफट स्पीड से सवाल भी तो निपटाना है। तो अब क्या करना, मैंने पहले वेव फ्रंट खींच दिया है। अब ए से, अच्छा ये बताइए बीबी डैश ये है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम कल से यूज कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो बीबी डैश वी इंटू टी यूज करूंगा, और ए डैश के लिए क्या यूज करूंगा, ए डैश के लिए सी इंटू टी। समझने की कोशिश करिए, स्पीड इंटू टाइम। बीबी डैश के लिए मैंने स्पीड में उसी टाइम में वी का मल्टीप्लाई किया है, और ए डैश के लिए उसी टाइम में सी का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि सी की वैल्यू वी से बड़ी है तो इसलिए ए डैश बड़ा आएगा। तो अब बी से
इतनी रेडियस की आर्क खींच देना, इतनी, ऐसे। देखो ये चालाकी समझना, ये ऐसे, मतलब बी से एक स्फेरिकल आर्क खींच दो और ए से भी एक ऐसी आर्क खींच दो, यूं ऐसे, ये ऐसे, समझ पा रहे हो? ये चालाकी चल दीजिए। तो मतलब इस आर्क का सेंटर ये रहा और इस आर्क का सेंटर ये रहा, जैसे इस आर्क का सेंटर ये था S1, इस आर्क का सेंटर S2। बस अंतर ये है कि इस आर्क की जो रेडियस है वो बीबी डैश वो थोड़ी कम है और इस आर्क की रेडियस थोड़ी बड़ी है। तो होपफुली ये चंटपना भी आपको समझ में आया। चलिए, तो ये ए भी क्या चीज है? पीछे से आने वाले प्लेन वेव फ्रंट। और हम ये रहा प्लेन 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 प्लेन, हम श्योर थे यहां तक तो प्लेन होगा क्योंकि चुल्ल तो इतने बीच में हुई है ना। तो उसके बाद ये इमर्जेंट वेव फ्रंट है। अब मुझे बताओगे इससे अगला वेव फ्रंट कैसा खींचेगा? इससे अगला, क्योंकि एनर्जी तो चल रही है ना, एनर्जी तो चल रही है। इससे अगला वेव फ्रंट, अब क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट टिल्ट हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, तो इससे नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसा आएगा, उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसे, क्योंकि अब सेम मीडियम में चल रहे हैं। उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसे। क्या देखना, ये समझ में आया? ये समझ में आ गया कि नहीं कि अब वेव फ्रंट तिरछे हो गए, है ना, तिरछे। अब आइए मैं आपको एक जुगाड़ वाला मेथड बताता हूं, एक जुगाड़ वाला, जिससे नमन के क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। इमेजिन करो आज किसी ने मेरी ऑप्टिक्स की क्लास ज्वाइन की है, उसको पीछे का कुछ नहीं पता। सर ये हाइगन थ्योरी क्या होती है, क्या बोल रहे हो, ईच एंड एवरी पॉइंट है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर अब उसे पीछे का समझाऊंगा तो मैं, आप लोग बोर हो गए। तो मैंने कहा बेटा अभी बस इतना समझ ले कि वेवलेट्स और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होती है। मतलब मैंने उसे सिर्फ वेव थ्योरी का सिर्फ एक ही टॉपिक बताया, बाकी कुछ बताया ही नहीं, ठीक है, कि क्या हाइगन प्रिंसिपल होता है, क्या ये होता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उसे एक बात बोली, बेटा इतना याद कर ले कि वेव फ्रंट और वेवलेट्स यहाँ परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, वेवलेट्स का ऑप्टिक्स में क्या नाम है? यहाँ वेव ऑप्टिक्स में एक और नाम है, जल्दी बताओ, जो हम स्पेशली लाइट के लिए यूज कर लेते हैं। जी हाँ, रे, ठीक। ये किसने जवाब दिया था कि यार उससे यूं कह दो पुरानी वीडियो देख ले। सही है, ये कौन था? वहां से यार फिर सही बात है, उससे यूं कह दो पुरानी वीडियो देख ले, ठीक है। लेकिन चल वो पुरानी वीडियो देखेगा, अब मुझे डर है कि यार आज समझ में ही नहीं आया तो फीस नहीं देगा वो, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को बता रहा हूँ। बस मैंने उससे कहा तू अभी के लिए इतना रट ले कि वेवफ्रंट और वेवलेट्स परपेंडिकुलर होती है और वेवलेट्स को ही रे बोलते हैं। तो चलिए आज सवाल को एक नए अप्रोच और नए एटीट्यूड और एक सस्ती जुगाड़ से, मैंने वो सस्ती जुगाड़ पहले नहीं बताई रीजन, क्योंकि मैं ये सस्ती जुगाड़ यदि बता देता तो आपने के अंदर हाइगन थ्योरी समझने की एबिलिटी खत्म हो जाती, फिर तो आदमी सस्ता पकड़ता है ना। हाँ ये सस्ता है। बताओ ये क्या है हमारे पास? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या है हमारे पास? प्रिज्म। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब बताइए यदि वेव फ्रंट ऐसा है तो वेवलेट्स ऐसी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे। पहले ये बताइए, वेव फ्रंट ऐसा है तो वेवलेट्स परपेंडिकुलर होगी, है ना। ये क्या चीज बनाई मैंने, ये मैंने, अब आप, मैंने उसको इतना तो समझा दिया है ना कि वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर होती है। ये वेव फ्रंट है तो ये परपेंडिकुलर रेज है। अब देखिए रे ऑप्टिक्स सर मैंने बढ़िया मलूक तरीके से पढ़ी है, बढ़िया तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से। तो अब बताना, अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ना इसे मत देखना वेव फ्रंट को, इस रे को देखिए। ये रे यूं गई, ये रे यूं आ गई, ये रे यूं आ गई। अब हम प्रिज्म में रे ऑप्टिक्स तो पढ़ चुके हैं ना प्रिज्म के लिए। ये रे यूं जाएगी, बेंड होगी, फिर ये बेंड कर देगा सेम, क्योंकि ये तीनों पैरेलल है तो ये भी बेंड कर देगा, है ना, ऐसे, और ऐसे ये कर देगा। क्या ये डायग्राम समझ में आया सबको? पहले बताइए, केवल कि हम रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इतना तो डिसीजन ले ही सकते हैं ना, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इतना डिसीजन तो ले ही सकते हैं। अब आप बताइए यहां हमने क्या थ्योरी ली, क्या थ्योरी ली कि ये वेव फ्रंट अपनी वेवलेट्स के परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट और वेवलेट्स, वेव फ्रंट और रेज परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताइए, अब ये इमर्जेंट रेज है, इमर्जेंट रे। अब एक ऐसी सरफेस सोचिए, नहीं गोली नहीं चाल, जिस पर ये सब परपेंडिकुलर हो, जिस पर ये सब परपेंडिकुलर हो, तो अब सीधा तो नहीं खींचेगा ना, देखो सीधा तो नहीं खींचेगा। अब जब रे तिरछी हो चुकी है तो वेव फ्रंट ऐसे खींचेगा जिसपे ये परपेंडिकुलर हो। देखा जुगाड़ समझ में आई नहीं आई? दिस इज, ये जुगाड़ समझ में आई या नहीं आई कि हम, यदि हमको रे ऑप्टिक्स आती है तो भी हम वेव फ्रंट खींच सकते हैं, रे ऑप्टिक्स आती है तो भी वेव फ्रंट। तो देखा आपने प्लेन खिंचा है ना, ये प्लेन, यदि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है बस वो टेढ़ा हो गया। और केवल ये ही नहीं, आगे और खींच सकते हैं, एक और वेव फ्रंट खींच दो, क्योंकि अब तो ये ऐसी जा रही है ना, जब तक ये जा रही है, जब तक ये सीधे ऐसे जाएगा। तो ये क्या चीज है? वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। हाँ ये भी रिफ्लेक्टेड 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 वेव फ्रंट है। बस जो सबसे पहले वाला होता है
इसको एक एक्स्ट्रा नाम और मिल जाता है, जस्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या नाम दिया मैंने? जस्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जस्ट रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहां से ये कंप्लीटली रिफ्रैक्टेड है, इससे पहले खींचूंगा तो वो कंप्लीटली बाहर नहीं आई होंगी रे, है ना। यदि मान लो ये यहां से यहां तक 5 सेकंड लगे, तो यदि मैं 4 सेकंड में खींचूंगा तो इसकी एनर्जी प्रिज्म से बाहर नहीं आ पाएगी। तो जस्ट रिफ्लेक्टेड। जल्दी बोलो, हाइगन्स थ्योरी सोचो चाहे जुगाड़ सोचो, 1 नंबर से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। आपको हाइगन्स थ्योरी दिमाग में हिट करनी है, पेपर में ऐसे करे आना चाहे, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसी थ्योरी को मैं यहां लगा रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, चलिए ये रहा प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, फिर प्लेन आएगा, प्लेन जब तक कोई चुल नहीं होगी तब तक प्लेन चलेगा। तो यदि यहां पर मैंने थोड़ा सा मोटा दिखा दिया है, थोड़ा सा मोटा दिखा दिया ताकि मैं समझा सकूं, तो बताना यदि ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो हम श्योर है ना यहां तक तो प्लेन आएगा, बोलो हम इतना तो श्योर है ना, यहां तक तो कोई चुल होगी नहीं। तो जहां तक हम कंफर्टेबल थे, ये रहा ए बी। व्हाट इज ए बी हियर? ए बी हियर कि पीछे से आने वाला वेव फ्रंट यहां तक तो प्लेन ही होगा। अब चुल होगी इसके बाद, क्योंकि मीडियम की होमोजेनिटी खराब होगी। अब देखिए, हमको मान लो लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से निकलने वाले वेव फ्रंट की स्केचिंग करनी है। तो अब आप बताइए, यदि यहां कम से कम 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ए बी और ये सी, तो सोचिए इस बार जो प्रिज्म में बी के साथ हुआ वो सी के साथ हो रहा है। सी को सबसे ज्यादा लेंस की थिकनेस पार करनी पड़ेगी, सी को सबसे ज्यादा लेंस की थिकनेस पार करनी पड़ेगी, उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बाहर निकलने में। तो मान लो ये यहां तक आ चुका है टी सेकंड में, सी डैश। तो बताना ये सी डैश कौन सा पॉइंट है, मतलब सी डैश के लिए टाइमिंग टी, दिमाग में लिख नहीं रहा हूं, ये भसड़ हो जाएगी। लिखूं टी, दिख रहा हो तो देख लेना, टी लिखा है मैंने, ये यहां से लेके यहां तक की टाइमिंग टी है। तो यदि ठीक है, हाँ ये यहां से यहां तक आने में टी टाइम ले गया, यानी 5 सेकंड। तो हमें ये नहीं देखना कि तू जितना चला हम भी उतना चलेंगे, हमें तो सेम फेज वाले पॉइंट ढूंढने हैं। तो ये यदि टी सेकंड में यहां तक चला है, तो टी सेकंड में ये एनर्जी थोड़ा आगे चली होगी, ये एनर्जी थोड़ा आगे चली होगी। रीजन सोचो क्यों? ये ए डैश, ए की एनर्जी ए डैश, बी की एनर्जी बी डैश पे पहुंच गई, लेकिन टाइम गैप तीनों के लिए सेम है। और वो बताए ना, ये अब एग्री करने लगे ना आप कि ए डैश वाली ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी इससे, है ना, क्योंकि वो केवल लेंस को सूंघ के गए हैं, वो लेंस को सूंघ के गए हैं, है ना। तो बताना ए डैश की वैल्यू होगी वही v इंटू टी। अब बताइए मुझे ए डैश, सी डैश और बी डैश, ये जो 3 पॉइंट है, इनके लिए कोई कमेंट आ रहा हो, कोई इन तीनों में एक कोई कमेंट आ रहा हो तो ये जल्दी बोलो। इन तीनों पॉइंट के लिए ए डैश, सी डैश और बी डैश, बिल्कुल वैभव, बिल्कुल ठीक। कमेंट आ रहा होगा ये तीनों सेम फेज के हैं, क्योंकि यहां पे जो एनर्जी है, बिल्कुल ठीक अंशित, सेम फेज के पॉइंट है, क्योंकि एनर्जी एक साथ इन पे पहुंची है। बस वो आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि ये तीनों सेम फेज में थे। फिर यहां से यहां तक यदि 5 सेकंड, मान लो यहां से यहां तक इसे 5 सेकंड लगे निकलने में, तो 5 सेकंड में वो थोड़ा आगे निकल गया, 5 सेकंड में वो थोड़ा आगे निकल गया। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश आर द पॉइंट्स ऑफ सेम फेज, और इनको मिला देंगे तो वो आएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो स्केचिंग ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। दिस इज जस्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जस्ट रिफ्रैक्टेड। अब कोई यूं कहेगा सर आपने ऐसे क्यों नहीं खींचा, तो आइए जुगाड़ वाला मेथड बताता हूं। मैंने हाइगन्स प्रिंसिपल समझा दिया यहाँ पे कि ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, सबसे एनर्जी चली, इससे सबसे एनर्जी चली, आर्क लगा दीजिए, ठीक है, उनको टच करते हुए जा रहा है, खत्म का। अब आते हैं जुगाड़ वाला, जिसकी रे ऑप्टिक्स ठीक है, जिसकी रे ऑप्टिक्स ठीक है, और जिसको ये डायलॉग पता चल गया कि वेव फ्रंट और वेवलेट्स आर परपेंडिकुलर, तो सुनिए बेटा। अच्छा मैं इसमें फटाफट बनाता हूं। जो रे ऐसे जाती है, बताना इनका क्या हासिल करता है लेंस, बताइए। इनको जो रे ऐसे आएंगी पैरेलल, उनको वो फोकस से पास कर देता है ना, इज इट ओके? चलिए अब बताइए, ये तो हम जानते हैं। अब यदि रे ऐसी हैं तो वेव फ्रंट ऐसे रहा होगा, इधर वाला, बोलो इधर वाला वेव फ्रंट, क्योंकि वेवलेट्स आर परपेंडिकुलर, वेवलेट्स आर परपेंडिकुलर, तो दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि वेवलेट्स के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब लेंस से बाहर निकलने के बाद वो पैरेलल नहीं गई, दिस इज पॉइंट फोकस, है ना। अब बताइए, क्या यदि मैं सीधा खींच दूंगा, मान लो इमेजिन करो सीधा खींच दिया, तो ये तो परपेंडिकुलर है पर ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना,
तो अब आप बताइए, हमें एक ऐसी सरफेस इमेजिन करिए जिस पर ये तीनों वेवलेट्स, ये तीनों रे परपेंडिकुलर हो। तो यदि मैं एफ को सेंटर लेके कोई भी आर्क खींचू, जैसे एफ को सेंटर लेके, ठीक है एक मिनट एरो हटाऊं पहले, बाद में लगा दूंगा, यहां लगा देता हूं। एफ को सेंटर लेके, एफ को सेंटर लेके यदि मैं ये आर्क खींचता हूं, तो अब आप बताइए एफ को सेंटर लेके कंपास से खींचू, तो अब बताइए इतनी लेंथ इस आर्क की रेडियस का रोल प्ले करेगी और ये परपेंडिकुलर ही होगा। देखा ना आपने, आगे खींच दो और खींच दो, ये खींच जाएगा, आगे खींच दो और खींच जाएगा। क्या ये जुगाड़बाजी भी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आपको स्मार्ट भी बनना है और थ्योरी भी पकड़नी है, हाइगन्स थ्योरी भी पकड़नी है और स्मार्ट भी बनना है, ठीक है? होपफुली आप समझ में आ रहे हैं ना। चलिए अब मैं इसमें क्या बताऊं, ठीक है अब अगला क्वेश्चन देते हैं ना, अगला। हाँ जुगाड़, बिल्कुल जुगाड़ है और एक्सेप्टेबल है, एक एक नंबर के आएंगे। चलिए अब आ जाइए रास्ते में, यहां मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं आपको ऑफलाइन, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछता तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूं, चलो दिखाओ। अब आपको देख नहीं पाऊंगा, चलिए तो इसलिए आंसर भी मैं ही दे देता हूं। तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल थर्ड, मान लो ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है ना, ओके ये कॉनकेव थोड़ा मोटा बना दिया मैंने, ठीक है। अब पीछे से एनर्जी आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। इमेजिन करो यहां तक प्लेन वेव फ्रंट आ गया, ए बी प्लेन वेव फ्रंट आ गया, ठीक है। अब अपने मन में आंसर सोच लीजिए और ईमानदारी से आंसर देना, क्योंकि आपका फिगर तो मैं नहीं देख पाऊंगा। अब मैं इमरजेंट वेव फ्रंट स्केच कर रहा हूं और ईमानदारी से बोलना कि सर हमने वही सोचा था जो आपने बनाया था, यानी हम सही थे। तो बस मैं यहाँ पे यही काम चला सकता हूं, है ना, हमारे आपके बीच में बस इतनी बात आ सकती है। तो अब बताना, पहले आंसर बताइए, क्या आप एग्री करते हो इमरजेंट वेव फ्रंट ऐसे होगा? ये बताइए इमरजेंट वेव फ्रंट ऐसे होगा, एग्री करते हो? हाँ दिव्यांश, अंशित, दो लोग, इशिका, वैभव, बिल्कुल ठीक। सबका नाम अब नहीं ले पाऊंगा, लेट हो जाते हो, ठीक है। निकुंज वेरी गुड, हाँ यही होगा, ओके यही होगा। बाकी मैं थ्योरी फिर भी दे देता हूं, सबका साथ सबका विकास, है ना, थ्योरी दे देता हूं। जो लोग समझ गए मेरे आंसर के बाद समझ गए, है ना, कि हाँ हमने भी यही सोचा था, वो बाकी सही जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी 3 पॉइंट लेंगे, ए बी सी, तीनों में रेस लगी कि लेंस पार करो। अब की बार ए और बी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि ए को लेंस की पूरी थिकनेस पार करनी है, बी को पूरी थिकनेस पार करनी है। यदि बी को यहां तक आने में, लेंस को पार करने में, बी डैश तक आने में टी सेकंड लगे, टी सेकंड, तो इसको यहां तक आने में टी सेकंड ही लगे होंगे, ए डैश। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम फेज में, लेकिन एक और पॉइंट ले लेते हैं, सी से जो एनर्जी चली होगी वो टी सेकंड में थोड़ा लंबा चली होगी, क्योंकि वो पूरी उसने लेंस की सबसे कम थिकनेस को यूज किया है, तो उसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हुई होगी, तो ये थोड़ा आगे निकल गई। तो अब आप बताइए ए डैश, सी डैश और बी डैश, इन पॉइंटों के बारे में कोई खूबी नजर आ रही हो? जल्दी से टाइप करिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इसमें कोई खूबी नजर आ रही हो? जी हाँ, ये सेम फेज के पॉइंट है, तो हमने सेम फेज के पॉइंटों को जोड़ दिया, दिस इज इमरजेंट वेव फ्रंट। और इसमें भी वो थ्योरी लगा के दिखा देता हूं मैं, कि जिसने सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ी है और ये डायलॉग सुना है कि वेव फ्रंट वेवलेट्स परपेंडिकुलर होती है, तो पता ना। ये बताइए मुझे, जब रे ऐसे आती हैं तो वेव फ्रंट ऐसे आया होगा, छोटा भी बना सकते हैं वेव फ्रंट, ये ना हमारे पास वेव फ्रंट, ये ना हमारे पास ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। जब वेव ऐसी है तो वेव फ्रंट ऐसे होगा। अब इमरजेंट वेव तो ऐसी होती है ना, इसमें कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, सॉरी। अब बताइए एक ऐसा वेव फ्रंट सोचना, एक ऐसा वेव फ्रंट स्केच करना, सोचना कि जिस पर ये और ये सब परपेंडिकुलर हो। तो इसको सेंटर लीजिए, इस एफ को सेंटर लीजिए, और अब आप कोई भी आर्क मारोगे, कोई भी आर्क लगाओगे, कोई भी आर्क लगाओगे, भाई ये आर्क लगा रहे हो आप, ये वाली आर्क, तो ये डिस्टेंस रेडियस की तरह रोल प्ले करेगी, 190 होगी। तो आप देख सकते हो बेटा शेप, होपफुली समझ में आ गया आपको। चलिए ये वाले समझाने में, समझने में आसान थे, अगले वाले जो दो दूंगा वो समझने में आसान है, बनाने में थोड़ी लूट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, या अच्छा हमने जितने भी इंसिडेंट वेव फ्रंट थे उन्हें प्राइमरी वेव फ्रंट इमेजिन किया है, और जो स्केच किए वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। इन तीनों फिगर में, प्रिज्म में और दोनों लेंसों में, एक फिगर हमें उल्लंघ और एक पल्लंघ बनाना पड़ा, तो फिगर साफ सुथरे बन गई।
अब मैं मिरर लूंगा, लेने जा रहा हूं मिरर, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज ये ध्यान है ना, और रिवर्सिबिलिटी यहां पे भी लगती है, रिवर्सिबिलिटी यहां भी लगती है कि आपने प्लेन वेवफ्रंट डाला तो स्फेरिकल वेवफ्रंट निकल देते, तो यदि स्फेरिकल वेवफ्रंट डालोगे तो प्लेन निकलेगा। ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे मैं कोई सोर्स रख दूं, फोकस पे एस एट एफ, सोर्स एट फोकस, तो बेटा क्या सीन होगा भाई, फोकस पे जब लाइट रख देते हो तो वो पैरेलल निकालता है, तो इससे वेवफ्रंट तो ऐसे गए लेकिन निकले प्लेन। ये एक जुगाड़ भी होती है प्लेन वेवफ्रंट बनाने की, मतलब प्लेन वेवफ्रंट बनाने के लिए आपको इनफाइनाइट पे सोर्स रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी एक्सपेरिमेंट में प्लेन वेवफ्रंट डालना है, प्लेन वेवफ्रंट, तो अभी मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि इनफाइनाइट से लाइट आएगी तब प्लेन आएगा। अब इनफाइनाइट पे लाइट रख दोगे तो हर बार स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं आती, और लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो सूर्य की रोशनी में नहीं करोगे, है ना। तो क्या करते हैं, तो ये जुगाड़ अपना लेते हैं, कोई बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी सोर्स कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख देते हैं, बढ़िया पैरेलल रे निकालेगा, यानी प्लेन वेवफ्रंट निकालेगा। चलिए अब मिरर को देख लेते हैं। ठीक, मिरर का समझाता हूं, पहले कॉनकेव मिरर का। ये रहा मेरे पास कॉनकेव मिरर, मैं जानबूझ के थोड़ी गोलाई बड़ी बना रहा हूं, है ना, बड़ा अपर्चर का, ताकि समझा सकूं। ये रहा कॉनकेव मिरर। अब ये प्लेन वेवफ्रंट आएगा इस पे। अब इसे मैंने इस बार दूर क्यों बनाया है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम हमें और आपको एक फेस ये भी करनी पड़ेगी, यदि मैं इसको आगे खिसकाता हूं तो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट भी इधर ही बनाना है हमें। उसमें तो क्या था, एक उल्लंघ और एक पल्लंघ बनाना था, इसमें तो दोनों वेवफ्रंट उल्लंघ बनाते। तो थोड़ा फिगर को साफ सुथरा रखने के लिए मैंने ये यहां बना दिया कि ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है, ये जाएगा आगे, ये जा रहा है आगे। अब वो जो आगे जा रहा है वो मन में सोच लो। तो अब आप बताइए, ए बी सी इन 3 पॉइंटों में रेस लगी, जाओ मिरर को छू के आओ, जाओ मिरर को छू के आओ और रिफ्लेक्ट हो जाओ, ठीक है। अब इसमें किस पॉइंट के साथ थोड़ी सी चीटिंग हो गई है, किसके साथ थोड़ी सी चीटिंग सी लग रही है आपको कि रेस की जाओ उसे छू के आओ। आप देखोगे सी के साथ थोड़ी चीटिंग है, हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि सी के लिए मिरर थोड़ा दूर हो गया उसकी गोलाई की वजह से, गोलाई की वजह से। अच्छा, इसमें आप लगे हाथ एक बात समझ गए होगे कि यदि ये प्लेन मिरर होता तो बताइए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसा होता है या नहीं होता, ये बताइए, ए डैश बी डैश, ये बताइए। ऐसे जाता तो ऐसे होता कि नहीं, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ए बी, मेरे दोनों उंगलियों को देखना है ना, रेस लगेगी, स्टार्ट स्टार्ट, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो बराबर चलेंगे, क्योंकि यहां तक तो वो सेम टाइम पे आए थे एक साथ, यहां तक आगे से। अब देखना, ये तो मिरर को छू चुका है ना, लेकिन यानी ए यहां आ चुका है और सी अभी यहीं पर है, सुनना, सी अभी यहीं पर है ना, और बी यहां पर आ चुका है, लेकिन अभी बी को नहीं है, कोई समझ जाओगे आप। तो यू करके ये आ गए। अब क्या होगा, अब ए यूं थोड़ी नहीं आएगा, जा पहले तू हो गया फिर मैं चलूंगी। अब क्या हो रहा होगा, देखना दोनों उंगली, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रहा होगा। अब दोनों उंगलियां देखना ऐसे, देखो फिर से देखो, ये इधर जा रहा है और वो लौट के आ रहा है। अभी तो ये मिरर पे पहुंचा ही नहीं है और उसने तो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वो ऐसे नहीं रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली ऐसे जाके ऐसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो मिरर है ना वो प्लेन मिरर, सोचो थोड़ा तिरछा है इतने हिस्से का, तो ये रे जब यहां पहुंचेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही होगी ऐसे। तो एक बार मेरी उंगलियों को गौर से देखना, ये रहा ए डैश और ये रहा सी डैश, मेरी उंगलियों को देखना, स्टार्ट, रेस लग रही है, बराबर चल रहे हैं, अच्छे खासे बराबर चल लेते, बराबर चल लेते, बराबर चल लेते, बराबर चल लेते। अब यहां तक फील हो गया, अब देखना, ठीक है। यदि ए से ए डैश आने में टाइम मान लो 5 सेकंड लगे हैं, 4 सेकंड यू और 1 सेकंड यू, है ना, तो टोटल हो गया 5 सेकंड। तो ये वो पॉइंट है जो इस एनर्जी के 5 सेकंड के बाद डिस्टर्ब हुआ है। पहले ये एनर्जी आ गई, उसके बाद 5 सेकंड और लगे यहां तक आने में। सी को यहां तक आने में कितनी देर लगी थी बताओ, ध्यान करो, 5 सेकंड। बस अंतर यह हुआ कि वो 4 सेकंड तक तो यहां चल लिया और अगले 1 सेकंड में आगे आ गया, वो अगले 1 सेकंड में यहां ही जा पाया है। तो ऐसे ही बी डैश के साथ हुआ होगा, बोलो। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गए कि ए डैश, सी डैश और बी डैश सेम फेज के पॉइंट है, ये समझ में आ गया कि नहीं।
ये समझ में आ गया कि नहीं कि ए डैश सी डैश और बी डैश सेम फेज के होंगे, इनको मिला दीजिए, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसमें भी जुगाड़ वाली थ्योरी लगाता हूं मैं, फटाफट देखिए जुगाड़ वाली। अरे ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। जब पैरेलल रे आती है तो क्या करता है ये बताओ, जब पैरेलल रे आती है मिरर में तो ये फोकस से पास कर देता है ना, ये रिफ्लेक्टेड 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 फोकस पे। तो यदि वेव ऐसी है तो वेव फ्रंट ऐसा होगा, ठीक है। ये पैरेलल गई तो वेव फ्रंट ये रहा, तो वेव, ठीक है। अब ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड वेवलेट, सॉरी। अब एक ऐसा सरफेस इमेजिन करो जिस पर ये परपेंडिकुलर हो तीनों, तो अब एफ को सेंटर लेके आर्क बना दीजिएगा, एफ को सेंटर लेके कोई भी आर्क ड्रॉ कर देना। और एक मिनट ध्यान रखना बेटा, इस आर्क का सेंटर एफ पर है और इस आर्क का सेंटर सी पर है, ध्यान रखना। यानी ये वाली आर्क की रेडियस इस बड़ी वाली की आधी होगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इस मिरर का सेंटर तो यहां पर है, ये इस सेंटर से बना होगा, और ये वाली जो आर्क बन रही है इनका सेंटर यहां पर है। तो दीज आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो अब यदि ये समझ में आ गया तो उम्मीद करूंगा कि मेरे को आप ईमानदारी से हाँ बोलोगे। यदि ये कॉन्वेक्स मिरर होता, ये था कॉन्वेक्स मिरर, और प्लेन वेव फ्रंट ऐसे जाता, उससे टकराता है ना, तो टकराने के बाद वेव फ्रंट की शेप, थोड़ा छोटा करता हूं, बताना ये, तो बताना ए बी सी की बात करें तो इस बार सी को पहले मौका मिल जाएगा रिफ्लेक्ट होने में। ये यूं चल रहा होगा, यूं चल रहा होगा, यहां तक तो सीध में आ जाएंगे सब। उसके बाद ये कैच किया आपने कि वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, क्या ये एग्री करते हो कि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ये बताइए। समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होपफुली कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, ये थे हमारे हाइगन प्रिंसिपल के कुछ और एग्जांपल, हाइगन प्रिंसिपल के, जिसमें बीच में चुल भी हुई, कभी मिरर आ जाता है प्लेन के सामने, वेव फ्रंट के आगे, कभी प्रिज्म, कभी लेंस। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, बहुत आसान सवाल है ना। ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, इतना ग्लास स्लैब है ये, है ना, ये ग्लास स्लैब, ये दो वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये है पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, मतलब एनर्जी पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद मतलब जब ये मतलब 15-20 सेकंड हो चुके हैं, तो क्या आप एग्री कर, ये इस वाले वेव फ्रंट की शेप बनाइए क्या होगी जब ये अंदर घुस चुका होगा। क्या आप एग्री करते हो प्लेन के बदले प्लेन ही मिलेगा, कि पहला वेव फ्रंट यहां आ गया है ना। बस एक चीज और, एक स्मार्टनेस समझिए, वो तो आसान है ना, लेकिन अब मैं जो समझा रहा हूं वो समझना। ये वेव फ्रंट अंदर घुसा होगा, कभी ना कभी यहां पहुंचेगा, प्लेन के बदले प्लेन, क्योंकि मैंने इस बार देखो सीधे, बिल्कुल सब सीध में चल रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट ही है मैंने। अब जो दूसरा वेव फ्रंट है ना, वो यूं आ चुका होगा, ये समझिए पहले खुद से, फिर मैं मदद करता हूं। यानी ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये चेंज हो चुकी होगी और वाई की वैल्यू एक्स से कम, ये फील करिए। और जिसको समझ में आ जाए वो बोल दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, फिर मैं समझाता हूँ। नमन को आ गया समझ में, ठीक है, हर्ष को भी आ गया, फिर बाकियों को समझाता हूँ। अच्छा, तनीषा, अंशित, वेरी गुड, काफी लोगों को आ गया। नहीं, स्पीड कम हो गई जयंत, ये ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये पास पास क्यों आ गए, मतलब ये वाला वेव फ्रंट यहां पहुंच गया, ये वाला पहले तो दूर था, पास कैसे हो गया। काफी लोगों को आ गया समझ में, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों को नहीं आया, अब ये बताओ, क्योंकि नहीं आया होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आ गया सबको तो मैं क्यों बिना बात के एनर्जी खर्च करूं। जल्दी ईमानदारी से बताना, इसमें कोई, मैं नाम भी नहीं लूंगा, टेंशन मत लो, नाम नहीं बोलूंगा किसको नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा, रीज्वाइन कर लें, चलो तो पहले बताया था मैं पहले गाने ही गाता था, एक बार बताया तो था। पढ़ाने से पहले मैं गाने में अपना कैरियर बनाना चाहता था, क्योंकि मेरी पहली कमाई गाने से ही तो हुई थी। दादाजी मुझे 10 रुपए देते थे मुंह बंद करने के, चल गाना बंद कर, तो ऐसे भी तो कमाई हो सकती है। पर फिर उसके बाद दादाजी ने तो ये कहा था चल मुंह बंद कर, 10 रुपए दे दिए। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हो गया, तो पड़ोसी ने धमकी दे दी, अगली बार गाएगा तो गला दबा दूंगा। हाँ, गला दबा, उसको याद है, वेरी गुड। तो फिर मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत दर्द भरी कहानियां हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि काफी लोग अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं और वो समझ चुके कि ये वेवफ्रंट चल रहे हैं, अंदर जाके प्लेन बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इनका बीच का सेपरेशन कम हो गया। आइए जो लोग नहीं समझे, जो हिचक की वजह से नहीं पूछ पा रहे, और फिर मुझे ये वीडियो यूट्यूब पे तो डालनी, वहां पे भी तो कई होंगे जो नहीं समझ में आया होगा। हाँ हाँ वही मुझे क्योंकि हर जगह सबका साथ सबका विकास, मुझे भी तो फ्यूचर में स्टार बनना है ना। मैंने कितनी बार कहा है कि एक ना एक दिन मैं आप लोगों का नाम रोशन करूंगा। हाँ, एक ना एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा। चलिए मैं अब समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझिए। मैं अब इस चीज को नहीं समझा रहा हूं कि ये अंदर प्लेन बनेगा, क्योंकि वो तो आप समझ गए होंगे, ठीक। हाँ अब आ जाइए, एक्चुअली आप इसको ऐसे समझो, ये चोर है पहला वाला वेवफ्रंट, और उसके पीछे पुलिस भाग रही है। चोर पुलिस, चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी ऐसे भाग रही है। बट अनफॉर्चुनेटली चोर और पुलिस की स्पीड सेम है। जब वो यहां थे, चोर और पुलिस की स्पीड सेम है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही। बस टाइम गैप, अच्छा सपोज करो ये टाइम गैप 5 सेकंड है, इमेजिन करो ये टाइम गैप 5 सेकंड है, तो पुलिस को ये मलाल लग रहा है काश मैं 5 सेकंड पहले चला होता तो चोर के पास में होता, है ना। तो चोर पुलिस, ठीक है, यूं यूं करके जा रही है, पुलिस चोर से 5 सेकंड पीछे रह गई। ओके, अब क्या होगा सीन समझिएगा, मैं वहां थोड़ा छोटे में समझाता हूं, है ना, थोड़ा छोटे में, यानी इसके नेक्स्ट वाला फिगर बताता हूं, इसके नेक्स्ट वाला। अब क्या होगा, चोर बिल्कुल नदी, मान लो ये नदी और ये नदी है, चोर यहां तक आ गया, ये रहा चोर, और पुलिस यहां रही। तो अभी भी ये पहला वेवफ्रंट, ये दूसरा, इनके बीच का डिस्टेंस x रहेगा और टाइम गैप 5 सेकंड रहेगा। इज इट ओके? अब चोर को वो नदी पार करनी है, अब नदी में उतरते ही चोर की हो जाएगी स्पीड कम। अब वो जितनी तेज भाग रहा था वो नहीं भाग पाएगा, लेकिन पुलिस तो तेज भाग रही है अभी, पुलिस तो अभी तेज भाग रही है ना, चोर स्लो हो गया, पुलिस तेज भाग रही है अभी, तो अब तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी ना इस लॉजिक से, बताना मुझे जल्दी बताओ। क्या अब पुलिस चोर को पकड़ लेगी? क्योंकि चोर की स्पीड तो कम हो गई ना, चोर की स्पीड, क्योंकि वो आगे है, चोर की स्पीड कम हो गई, पुलिस की तेज है अभी, तो अब पकड़ लेगा ना। जल्दी बोलो क्या कह रहे। सड़क में जब ब्रेकर आता है, एक ने कृष्णा का डायलॉग सुन लेता हूँ, लेकिन अच्छा होना चाहिए डायलॉग। सड़क में जब ब्रेकर आता है तो पीछे वाली बाइक पास में आ जाती है। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब पकड़ लेगा ना, ये बताओ भाई, ये बताओ ये पकड़ लेगा ना, क्योंकि स्पीड कम हो गई। हाँ दिव्यांश बिल्कुल ठीक बोला, आप इसे ऐसे समझ लो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब इस सास भी कभी बहू से कभी क्या कहना चाह रहा है सुनिए। अभी खुश नहीं हो सकती पुलिस, क्योंकि चोर आगे भाग रहा था, उसके सामने नदी पहले पड़ी, उसकी स्पीड डाउन हो गई, लेकिन पुलिस अभी भी तेज चल रही है। तो जिसकी वजह से, मुझे ये बताइए अगला फिगर समझना, क्या ये समझ में आया? पुलिस यहां आ गई, चोर अभी यहीं तक जा पाया है, क्या ये समझ में आ गया कि नहीं? पुलिस यहां आ गई, चोर, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं? लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, फिर ये फिगर आप बना लेना, ये वाला, क्योंकि अब पुलिस की भी तो स्पीड कम हो गई और उतनी ही कम हो गई। तो पानी में उतरते ही क्या हुआ, पानी में उतरते ही इनके बीच का गैप कम हो गया, लेकिन इनके बीच का कोई मुझे बताएगा टाइम गैप कितना होगा? इनके बीच का टाइम गैप जो यहां 5 सेकंड था, 5 सेकंड, वो टाइम गैप यहां कितना है? वो टाइम गैप अभी भी 5 सेकंड ही है, वो टाइम गैप अभी भी 5 सेकंड है, भले ही डिस्टेंस कम हो गई, लेकिन टाइम गैप 5 सेकंड। और फिर आप जानते ही हो, यदि ये बाहर निकलेंगी, जब ये बाहर निकलेंगी तो ये गैप फिर से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि चोर को पहला मौका मिलेगा बाहर निकलने का, है ना, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी और वापस ये फिगर, मतलब ये वापस आ जाएगा। अब आपको यहां पे क्या समझना है, मैंने इतनी मेहनत क्यों की यहां पर? क्योंकि यहां लगे हाथ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ आपके दिमाग में हिट हो जाएगा, जिसे हमने वहां पर इतने भाव नहीं दिए थे। कहां पर? जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तब मैंने भी मना की थी कि अभी इस पे ध्यान मत दो, वेव ऑप्टिक्स आएगी तब ढंग से समझाऊंगा। आपको ध्यान है, मैंने ये बताया था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती,
उसकी स्पीड में चेंज, उसकी वेवलेंथ में चेंज से आता है। तो सोचिए बेटा, यदि ये कंसेक्यूटिव वेव्स हैं, कंसेक्यूटिव वेव्स हैं, मान लो कंसेक्यूटिव वेव्स हैं, ये है ना कंसेक्यूटिव वेव्स, तो इनके बीच में ये सीन क्रिएट हो गया होगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि इनके बीच का टाइम इंटरवल नहीं चेंज हो रहा, इनके बीच की लेंथ, भाई ये दो कंसेक्यूटिव हैं तो इनके बीच की लेंथ को वेवलेंथ बोलेंगे। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो तो कम हो गया, डिस्टेंस जो इतना फैला हुआ था वो तो कम हो गया, वेवलेंथ तो कम हो गई, लेकिन वो टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेव वो कम ही हो रहा, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी, और इस वेवलेंथ में चेंज का इंपैक्ट उसकी स्पीड में पड़ जाता है, तो स्पीड कम हो जाती है। ये समझ में आया या नहीं आया? ये जल्दी बोलो, क्योंकि ये इतना भले इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो यदि अच्छे से क्लियर हो जाए तो दिक्कत क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन हाइगन्स थ्योरी पर, जो 99% आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन वो 3 नंबर में आएगा और इन सबसे आसान जो आपने प्रिज्म पढ़ा, जब आप प्रिज्म को निकाल चुके, कॉन्वेक्स लेंस का वेवफ्रंट स्केच कर चुके, तो अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो कौन सी तोप है, वो तो और आसान है, पर नंबर अच्छे दिलाएगा आपको। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। पहले भी तो पढ़ा है हमने पास में, हाँ पढ़ा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। आज हम शुरू से खेलेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, या ये बोल देते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी। दोनों में से किसी भी नाम से आ जाए तो पैनिक नहीं करना, वो वेव थ्योरी हाइगन्स वाली ही है हमारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले रिफ्रैक्शन लेता हूं, है ना, पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, बहुत आसान है। ठीक है, जो आपने एनर्जी यहां खर्च की है, ठीक है, मान लो ये कोई प्लेन वेव वो सरफेस है, इसके ऊपर मीडियम m1 है, इसके नीचे मीडियम m2 है, यहां लाइट की स्पीड v1 है और यहां लाइट की स्पीड v2 है। और ये तो आपको रिफ्रैक्शन के समय बताना पड़ेगा पहले से कि कौन रेयर ले रहे हैं। तो सपोज करो मैं ऊपर वाले को रेयर ले लेता हूं, नीचे वाले को डेंसर मीडियम ले लेता हूं। अच्छा, यदि मैंने ऊपर वाला रेयर ले लिया, नीचे वाला डेंसर, तो इसका मतलब ये हो गया कि v1 v2 से बड़ा है। ये मैंने पहले लेट की है कि एक प्लेन सरफेस लिया जिसके ऊपर कोई और मीडियम है, इसके नीचे कोई और मीडियम है, एयर भी हो सकता है, वाटर, एयर वाटर, या वाटर ग्लास, कुछ भी हो सकता है। और मैंने ये लेट कर लिया कि ऊपर रेयर मीडियम है और उसमें स्पीड v1 है, नीचे डेंसर मीडियम है, नीचे स्पीड v2 है, क्योंकि ऊपर रेयर है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था कि ये कोई नदी है या ग्लास सरफेस है, एक वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, एक मिनट, बोर्ड सस्ता, ठीक है, लाइट ये रहा मेरे पास, ठीक है, एक वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल सीध में आ रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं इसको, थोड़ा टेढ़ा कर दूं, चलेगा? थोड़ा टेढ़ा करूं तभी तो डेरिवेशन थोड़ा टेढ़ा होगा। तो मैं सीधा ना डाल के थोड़ा टेढ़ा डाल रहा हूं और फिगर को ऐसे बना रहा हूं। तो देखिए बेटा, मान लो यहां पर भी कोई वेव फ्रंट आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा आया, ये क्या चीज है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि व्हाट इज ए बी हियर, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और अभी इसलिए मैंने यहां इसका सहारा लिया, ये वाला सहारा लिया कि पहले ऐसे पढ़ लिया आपने, ऐसे जा रही है एनर्जी, अब मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया कि ऐसे जा रही है एनर्जी, टेढ़ा जा रहा है वेवफ्रंट। तो यानी यदि वेवफ्रंट ऐसे आया है तो बेटा वेवलेट्स ऐसे आई होंगी क्या यार? हाँ, एग्री करते हो कि नहीं? वेवलेट्स ऐसी रही होंगी क्योंकि वेवफ्रंट और वेवलेट्स में आपस में सीधा संबंध है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वेवफ्रंट ऐसा है, थोड़ी सारी टाइप अच्छी दिख रही है, उसे मैनेज कर लेना, इतना बड़ा दिल रखता है ना, क्योंकि मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला टास्क ये है, मैं यहां लिख देता हूं v1 को मिट गया। हमारा जो अगला टास्क है कि नीचे वाला जस्ट इमर्जेंट वेवफ्रंट,
क्योंकि ये तो बड़ा सस्ता था, ये ऐसे गया तो ये ऐसे होगा, है ना, सीधा। अब हमें खींचना है जस्ट इमर्जेंट वेव फ्रंट, और माना ये एंगल आई है। आइए आज हमारा रिफ्रैक्शन पढ़ने का अंदाज थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि पहले जब आपने पहली बार लाइफ में रिफ्रैक्शन पढ़ा तो आपने रेयर डेंसर पढ़े तो थे, लेकिन लाइट ऐसे पड़ी थी कि ऐसे आई है, और रेयर से डेंसर जाने वाली नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, बस इतना पड़ा था। लेकिन आज तो सर पूरा का पूरा वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं। वेव फ्रंट पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, गुच्छे में लाइट आ रही है, कई सारी लाइट गुच्छे में आ रही है, हम उसे पढ़ रहे हैं। तो माना ये एंगल आई है, हो सकता है आपके दिमाग की घंटी ये बजने लग जाए, थोड़ा कम ये लगे कि ये आज आई किसको बोल दिया, कल तो आप सर इसको आई बोलते थे, इसको आई बोला जाता था। कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, यही कहूंगा मैं यही कह सकता हूं कि कभी कभी थोड़ा सब्र करना है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। पर मेरे सब्र का फल कोई और ले गया बेटा, है ना, तो मेरे सब्र का फल मीठा नहीं निकला। आज उस सब्र के फल के दो बच्चे घूम रहे हैं, ठीक। नहीं और भी थे सब्र का फल, ठीक। हर बात पापा से मनवा लेती थी, हर बात पापा से मनवा लेती थी यार, पर एक दिन पापा ही नहीं माने, एक दिन उसके पापा ही नहीं माने। चलिए लेट्स अब आ जाइए मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर ये हमारे पास वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है, ए बी वेव फ्रंट है और ये वेवलेट्स है। अब हमको स्केच करना है नीचे क्या हालात होंगे, क्या हालात होंगे। हाँ चलिए, अब उसे छोड़ो यार, वो हर बार दिशा थोड़ी नहीं आएगी यार, वो दिशा मेरी रेंज से बाहर है बेटा, दिशा पता नहीं वो मेरी रेंज से बाहर है, छोड़ो उसे, लीव द टॉपिक। फिर मैं ना यदि बोलने लग गया तो फिर मैं अपना दर्द, हाँ नहीं उसके बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ा रहा, इतनी बड़ी नहीं थी वो, अरविंद कह रहा उसके बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे अभी इतनी बड़ी थोड़ी नहीं हुई है वो, हाँ इतनी बड़ी उसके बच्चों को, ठीक। हाँ इधर देखिए, क्या यार भुलवा दिया तुमने, मेरे दर्द जगा दी। हाँ चलिए ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये आई क्या है, आप इसको पढ़ाते थे, आज आप इस आई को पढ़ा रहे हो और आप हमसे कह रहे हो कि समझो, कि समझ लो, सब्र करिए। अब देखिए हमारा पहला काम है रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट स्केच करना। जो लोग समझ गए वो बताइए पहले, फिर मैं इसकी स्केचिंग बताता हूं। कितने लोग समझ गए रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट ऐसा होगा? सोचो, जो समझ गए है ना, तभी मैंने पहले बेसिक्स। कितने लोग समझ गए कि ये सीन क्रिएट हुआ होगा इसका तो, और जो नहीं समझे उनके लिए मेरे पास हाइगन प्रिंसिपल है। देखिए अब हाइगन प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी वेवफ्रंट पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। अब हमें यहां पे वेवफ्रंट स्केच करना है, यहां पे वेवफ्रंट स्केच करना है, ठीक है। अब यहां से दिमाग हटाओ, गौर से सुनना, आज ही आप प्रश्न पढ़ के आए हो। अब इसके साथ क्या हुआ, ये वाली वेवलेट्स तो तुरंत मीडियम में घुसने को तैयार है, ये वाली, लेकिन ये अभी थोड़ी देर एयर में चलेंगी, ये थोड़ी देर अभी एयर में चलेंगी, एयर मतलब एयर मीडियम में यहाँ, उसके बाद इनका रिफ्लेक्शन होगा। पर इनका तो रिफ्लेक्शन चालू हो गया अभी अभी, आप प्रिज्म में पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो ये, कि ये वाली वेवलेट्स को तो मीडियम में एंट्री मिल गई, लेकिन इस वाली को पहले ही प्रिज्म तक पहुंचे तो सही। तो अब क्या होगा, सेम प्रिज्म जैसी कहानी हो गई इसको, ठीक है, बस इसमें एक बार रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखिए मेरी दोनों उंगलियों को गौर से देखना, दोनों उंगलियों को, स्टार्ट, यहां तक तो सेम आ गए। अब आप कहोगे सर चीटिंग है, आपने ये वाली उंगली तो तेज चलाई और ये उंगली धीमी चला रहे हो, देखना। तो ऐसा क्यों किया मैंने, सोचो, फील करो, क्योंकि ये वाली आगे बढ़ेगी तेजी से, पर ये तो एंटर कर चुकी है तो धीमे धीमे चलेगी, और हमें तो टी टाइम वाले पॉइंट लेने हैं। तो दोबारा देखिए, जैसे ये तेज चला रहा हूं, ये यहां पहुंच गई, तो इसका मतलब इसके बाद इसका भी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने प्रिज्म में बी डैश तक पे लाके रोक लेते थे, है ना, फिर आगे बाद हमें मिल जाता था पॉइंट, ठीक है। तो अब मेरी उंगलियों को देखना, ये यूं ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब सपोज करो ये एनर्जी जो बी से चली है, इसको अभी टी टाइम और लगने वाला है, तो टी टाइम और लगने वाला है उस सरफेस तक पहुंचने में। सीधी दिख रही है ना, हाँ 90 दिखना चाहिए, कि इसको अभी फर्दर टी टाइम, लाइक दिस पॉइंट इज बी डैश। ये कौन सा पॉइंट है, बी डैश। तो बी डैश वो पॉइंट है, बी डैश वो पॉइंट है जो टी टाइम, जिस पर एनर्जी ए बी वेवफ्रंट के टी टाइम बाद पहुंची है।
पहले वेव फ्रंट पीछे से आ रहा होगा यहां तक आ गया, उसके बाद 30 सेकंड और लग गए यहां तक पहुंचने में। अब इतनी देर में इसकी एनर्जी भी तो कहीं पहुंची होगी। तो अब देखिए मैं एक बार गंदा सा फिगर बनाता हूं यहाँ पे, एक बार यही तो है ना, मतलब यही फिगर एक बार यहां देखिए, ठीक है, यही फिगर, ये एनर्जी आगे बढ़ रही है, ये एनर्जी आगे बढ़ रही है, तो इतनी देर में इसके वेव फ्रंट भी तो बड़े हो चुके होंगे, बोलो। अब बताना, यदि यहां तक 5 सेकंड लगे, यहां से यहां तक 5 सेकंड लग चुके हैं, मतलब 5 सेकंड और लग गए, तो 5 सेकंड में मान लो ये वाला गुब्बारा इसका 5 है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 सेकंड, तो इसका गुब्बारा इतना बड़ा हो चुका होगा ना, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट सोर्स। बस इन वेव फ्रंटों की चलने की स्पीड v2 होगी, ये स्पीड v2 से चल रहे होंगे। तो अब बताना, ये जो सारे पॉइंट है ये वो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल जो यहां से स्टार्ट हुए हैं और यहां तक एनर्जी आने में 5 सेकंड लग गए। तो बताना यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड, इसके यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड। हाँ, बस अंतर ये होगा कि ये थोड़ा तेज चले हैं, क्योंकि ये स्पीड इनकी ज्यादा है, तो 5 सेकंड में थोड़ा ज्यादा चलिए, ये 5 सेकंड में थोड़ा कम चले। और कल भी मैंने बताया था जब हमें 5 सेकंड से ही काम लेना है, तो मेरे अंदर में तुम्हारा क्या काम है, तो बाकी वेव फ्रंट हटाइए। तो इस पॉइंट को यदि मैं इससे टच कर दूं, तो दिस इज अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आप देखिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट को इससे टच कर दूं, ये वो पॉइंट है जो इसके आने के 5 सेकंड के बाद एनर्जी पहुंची है, इससे 5 सेकंड में एनर्जी यहां पहुंची है, और ये वो पॉइंट है जिस पर यहां से यहां 5 सेकंड में पहुंची है। तो चलिए बेटा, तो फिर मैं चालाकी भी चल देता हूं, पहले ए को लेके फिर वही झूठी बूटी बातें, एक आर्क खींच लो, जरूरी नहीं है पूरा स्फीयर खींचो, मैंने आर्क खींच दिया। ये आर्क खींचने के लिए मैंने एक, इसलिए मैंने यहां रफली समझा दिया था, मैंने सिर्फ इतनी आर्क खींच दी है बस, ठीक है। तो अब बताइए, यदि मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं, ये 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी की आर्क है, इसी की रेडियस है, तो 90 होगा ही होगा। तो ये है बी की एनर्जी बी डैश पे पहुंची और ए की एनर्जी ए डैश पे आ गई, तो ए डैश 5 सेकंड है, ये बी डैश 5 सेकंड है, 5 तो नहीं लिखेंगे, टाइम टी लिख दिया, जैसे यहां से यहां तक का टाइम टी है, तो यहां से यहां तक का भी टाइम टी है। जो मेहनत जा रही है वो इसी बात की जा रही है, बस इसकी स्केचिंग समझाने में, ठीक है। अब आइए, तो ये स्केचिंग समझ में आ गई कि ए डैश बी डैश इज अ जस्ट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और जैसे इस वेव फ्रंट के ये परपेंडिकुलर है, तो वैसे ये जो वेव फ्रंट आया है इसके ये परपेंडिकुलर होंगी, दीज आर ये वाली, ये एंगल 90 डाला मैंने, इसके परपेंडिकुलर। क्या ये स्केचिंग समझ में आ पा रही है कि नहीं? और इस इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी का एंगल सरफेस से आई था, तो इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का एंगल मैंने आर मान लिया। अब दिमाग में नो डाउट मैं मानता हूं एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर आप जो समझा रहे हो वो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा वो रिफ्रैक्शन से तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। कोई नहीं, मैच करा देंगे, होपफुली मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूं कि समझ में आ गया। अब बताइए, जब हमने, यदि मैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो हमने पहली बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1/v2 पढ़ा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1/v2, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मुझे आप बताएंगे बीबी डैश की वैल्यू निकालनी हो तो स्पीड इंटू टाइम, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो बताना ये डिस्टेंस कितनी है, v1 इंटू टी, मानते हो? और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए डैश, ये ए डैश, ये v2 स्पीड से चले गए लेकिन टी टाइम तक ही है, तभी तो ये सेम फेज होगा ये वाला। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि बीबी डैश v1 इंटू टी है और ए डैश v2 इंटू टी है। ओके, अब इसमें और इसमें एक बार वैसे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, साइन आई अपॉन साइन आर खेलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर खेलते हैं। चलो पहले साइन आई बताओ, साइन आई बताओ। तो बेटा कई कंजड़े ये आज तक यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि बेस कौन हाइपोटेनस कौन। देखो बेटा, सबसे पहले 90 डिग्री ढूंढना चाहिए, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो वो ही बेस होगा बेटा। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बीबी डैश, और हाइपोटेनस है ए बी डैश, है ना, यही तो है, ए बी डैश।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन आर बताइए, साइन आर कितना है? साइन आर, साइन आर, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए डैश और हाइपोटेनस वही है ए बी डैश। अब साइन आई अपॉन साइन आर करिए, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ओ सॉरी ये तो कुछ नहीं होता, ये तो डिवाइड ही करना है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं। तो जब आप इसको इससे करोगे तो ये कट जाएगा ना, तो बीबी डैश अपॉन ए डैश रह जाएगा। और बीबी डैश ए डैश हमने पहले ही तैयार कर रखे हैं, सजा के रख रखे हैं। बीबी डैश एक बार देख लीजिए, ये वैल्यू वो v1 इंटू टी है, ए डैश ए डैश वो v2 इंटू टी है, टी से टी कट लेगा तो बचेगा v1 अपॉन v2। फिर आप कहोगे वही डायलॉग, अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ओ हाँ ये तो म्यू है, ये तो म्यू है। इति सिद्धम, स्नेल्स लॉ प्रूव होता है, तो स्नेल्स लॉ की कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी। दिस इज ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल से हमने स्केचिंग करी और ये स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। अब आप एक कहोगे सर सब कुछ समझ में आ रहा है, पर थारा भाई जोगिंदर है ना, ये फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे कि सर पहले तो ऐसे पढ़ते थे ना, ये आई होता था, ये आर होता था। तो सुनिए, ये फिगर ढूंढने वाले की नजर चाहिए, इसमें भी छिपा हुआ है, दिखाता हूं बेटा, ठीक है। देखिए जैसे ये एक वेवलेट्स है, जैसे ये एक वेवलेट्स है अपने अपने वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर, जैसे ये एक वेवलेट्स है अपने वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर, जैसे ये वेवलेट्स है अपने वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर। तो रैंडमली कोई और लीजिए। तो पहले बताइए, मैंने रैंडमली एक और ले ली है कोई वेव, ठीक है, जैसे ये वैसे ये अपने वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये इस पर भी परपेंडिकुलर जाएगी। तो अब परपेंडिकुलर डालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ना, लो ये थी परपेंडिकुलर, मतलब इनके पैरेलल ही तो होगी, जैसे ये तीनों पैरेलल वैसे ये सब भी पैरेलल होंगी। तो अब आप एक चीज देखिए, देखने वाले की नजर, इस वाली रे को केवल अर्जुन बन जाना, इस रे को देखनी है सबको, ये यहां पर डाल दीजिए नॉर्मल। कितने लोगों को वो फिगर दिख गया जो पुराना वाला था? दिख रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो ये दिख गया और अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्केचिंग में प्रूव आ गया कि जो लाइट रेयर से डेंसर की ओर जाती है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, रेयर से डेंसर की ओर जाती है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, मुड़ते हुए दिख रहा है ना। अब ये एंगल आई ये 90 है, ये पूरा भी 90 है ना, 90 डाला है, ये आई ये 90, तो ये एंगल अब इस ट्रायंगल के लिहाज से 90 माइनस आई हुआ ना, बोलो देखो 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 देखो, देखने वाले की नजर चाहिए, ये आई ये 90, तो इस ट्रायंगल हटाओ इसे पहले, ये 90 आई ये 90 माइनस आई, अब पूरा भी 90 है, तो ये एंगल आई हुआ या नहीं हुआ? तो यानी इसे अभी हटा देता हूं ताकि ध्यान आपका वहीं रहे, ये वही एंगल, यानी जो एंगल आज हम पढ़ रहे हैं वो वही वाला एंगल था, सेम ये आर है, ये 90 है, ये 90 माइनस आर हुआ, ये पूरा भी 90, तो ये आर होगा कि नहीं होगा? आराम से सोचिए, है ना, आराम से सोचिए कि जल्दबाजी में कि क्या क्या बोल गए, आर 90 माइनस आर, है ना। देखिए, तो अब आप देखिए इस फिगर को जीवित रखिए तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है वही फिगर। उसमें एक रे पढ़ते थे, उसमें बंच ऑफ रे पढ़ लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक और टॉपिक रह गया है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। नोट्स मैंने भेजी दी है, कितना लिखना है आपको इसमें, ये 3 नंबर का आता है, सस्ते में मत लेना 3 नंबर। और हाँ, नोट्स में ये मैंने करा दिया, और इतनी तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, इसमें लाइट मैंने रेयर से डेंसर मूव की है ना। यदि ये आ जाए, वैसे ये आता नहीं है ऐसे कि डेंसर से रेयर जा रहे हो तो रिवर्सिबिलिटी लगा दो, इसमें एरो पलट दो, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। नोट्स में वो भी हो रहा है ना, तो ये उम्मीद की जाती है क्योंकि वो सिमिलरली थ्योरम है वो। अब मैं आपको बस रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी या वेव थ्योरी, ठीक है। अब की बार मोदी सरकार नहीं, मैं यहां किसी को वो नहीं करा, बस अब की बार हम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लेंगे, मेरा मतलब ये था। अब क्या होगा, अब हम लाइट को नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर ऊपर ही डिस्कस करेंगे फिर से पहले की तरह। तो मैंने ये वाला वेव फ्रंट तो पहले की तरह लिया है कि नहीं लिया, देखो चेक करो, पिछली बार भी यही वेव फ्रंट लिया था, ए ये रहा ए बी। व्हाट इज ए बी हियर? व्हाट इज ए बी हियर?
ए बी हियर। अच्छा नोटा पे जाओगे, ठीक है। हम में से कई होंगे तो बोर्ड भी बन चुके होंगे, यदि बन गए तो उसको यूज करिएगा जहां आपको अच्छा लगे, है ना, जहां आपको लगता है कि चलिए सबके अपनी अपनी चॉइस है बेटा। हाँ फिलहाल मैं इस टॉपिक को पूरा करता हूं। देखिए यदि वेवफ्रंट ये है तो आप एग्री करते हो ना, वेवलेट्स ऐसी होंगी, वेवलेट्स ऐसी होंगी बोलो, क्योंकि वेवलेट्स आर परपेंडिकुलर टू देयर वेवफ्रंट। नाउ दिस टाइम वी हैव टू स्केच रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो चलिए मेरी दोनों, इस बार ना स्पीड का लोचा नहीं है, सब कुछ एक ही मीडियम में हो रहा है, तो स्पीड इसकी भी सेम चलेंगी। अब देखिए इसका तो रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट हो गया, इसका तो रिफ्लेक्शन जो वेवलेट्स वहां आके उसका तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया ना। यानी वही जो कॉनकेव मिरर में मैंने समझाया था कि कॉनकेव मिरर में जब प्लेन वेवफ्रंट आया था तो ए बी सी के साथ थोड़ी चीटिंग हो गई, सी को थोड़ी देर बाद मिलेगा रिफ्लेक्शन, सी थोड़ी देर बाद एंजॉय करेगा रिफ्लेक्शन को, ऐसे बी थोड़ी देर बाद एंजॉय करेगी। तब तक तो ये चुपचाप नहीं बैठेंगी ना, मेरी दोनों उंगलियां देखना, यहां तक तो सेम आ गए, स्टार्ट, स्टॉप, समझ गए नहीं? देखो फिर से, ये यूं जा रही होगी, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये यूं जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। और इस बार दोनों उंगलियों की स्पीड सेम चल रही है, क्योंकि ये चल रही है उसी मीडियम में और ये भी चल रही है सेम मीडियम में। अब मैं यहाँ पहले चालाकी चल रही दूंगी ना, चालाकी, क्योंकि माना ये एंगल आई है पिछली बार की तरह, और आपको ये तो पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे सर, आई इक्वल टू आर बराबर आना तो है ही है, ठीक है ना। तो पहले बना लेना, क्योंकि फिर वो बनते नहीं है। रुको, ये बताइए, ये लाइट को पहले कंटिन्यू जाने दो, ये क्या चीज है? ये वो वेवलेट्स है जो अभी मिरर पे पहुंचेगी, इसको अभी टी टाइम और लगेगा। लेट दिस इज पॉइंट बी डैश, ये बी डैश पॉइंट है, मतलब इसे अभी रिफ्लेक्शन एंजॉय करने में वेट करना पड़ेगा। टी टाइम के बाद रिफ्लेक्शन जस्ट बिगिन टू स्टार्ट, बट इसका तो स्टार्ट हो चुका है ना, तो इतनी देर क्या करूं मैं, रुकू नहीं, ये इतनी देर में आगे 30 सेकंड का गुब्बारा फुला चुकी होगी। बोलो, देखो मैं यहां गंदा करूं फिगर, ये रहा ए बी, यहां कर देते हैं गंदा, है ना फिगर ए बी। अभी इसको 30 सेकंड लगेंगे आगे जाने में, पीछे मान लेना, जब तक तो इसके गुब्बारे फूल चुके होंगे ना, 30 सेकंड में तो बड़ा, ठीक है, जब तक तो इसके गुब्बारे फूल चुके होंगे। तो अब क्या करना है, मैं पहले वो चालाकी चल देता हूं, ये मैंने चालाकी चल दी, क्योंकि फिर बेटा ऋतुराज सर कोई कंप्यूटर तो है नहीं, मिलेगा नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैं आपको ये चीज समझाता हूं, सुनिए। ये मैंने पहले बना दिया, थोड़ी चीटिंग जरूर है लेकिन बना दिया। देखिए बी डैश कौन सा पॉइंट है, बी डैश वो पॉइंट है जिसमें एनर्जी बी से बी डैश में पहुंची टी टाइम लेके, यानी बी बी डैश का टाइम गैप है टी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी इंटू टी। बोलो, बी डैश वो पॉइंट है जिस पर एनर्जी टी टाइम ले गई, अभी टी टाइम और लगा उसको बी से बी डैश आने में, तो डिस्टेंस होगी वी टी। इतनी देर में मेरी उंगली देखना, मैं इसी उंगली को तो ले जा रहा था, देखो यहां तक आ गए, ये स्लो मोशन में देखना, स्टार्ट स्टार्ट, एक ही एनर्जी, स्टॉप। और क्लियर करने के लिए, ए से जो एनर्जी ए डैश तक पहुंची, ए डैश, वो भी वी इंटू टी डिस्टेंस चली होगी। ए को सेंटर लेके झूठ मूठ की एक्टिंग कर देना कि हमने आर्क खींची है, लेकिन सच्चाई है आर्क खींच के ही जनरेट हुआ है ये मैंने, ये जो आर्क दिख रही है समझ रहे हो, ये आर्क कहां से खींची है, सेंटर ए से, और इस आर्क की रेडियस कितनी होगी, वी इंटू टी। तो ये जो ए डैश बी डैश है, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो अब बताना, अब आप देखिए, जैसे ये वेव फ्रंट है और ये वेवलेट्स हैं अपने अपने वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो वैसे ही ये रहा वेव फ्रंट, सुनो ये रहा वेव फ्रंट, तो ये अपने अपने वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। क्या यहां तक स्केचिंग समझ में आ गई? क्योंकि मेन टास्क स्केचिंग का ही है, बस मेन काम स्केचिंग का ही है। ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रहा जस्ट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और माना ये एंगल आर है। इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ आई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ आर, ये है रिफ्लेक्शन। अब इसमें हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करने जा रहा हूं। सिंपल है, देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके और ये यूज करके, ये 90 है ये 90 है, तो एक ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं, ट्राइंगल देखिएगा, ए बी बी डैश, सब लोग नजरों में भरिए, ए बी बी डैश, ये भर लिया, ए बी बी डैश, और एक ट्राइंगल भरिए, ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश, चेक करो। एक मिनट, पहले कौन सा लिया मैंने, ए बी बी डैश, तो मैं लूंगा बी डैश ए डैश ए। हाँ अब देखिए, देख लीजिए एक बार उंगलियां फिरा देता हूं। एक तो मैं इस ट्रायंगल की कह रहा हूं, देखो ये एक तो इस ट्रायंगल की कह रहा हूं मैं ये, और एक इस ट्रायंगल की कह रहा हूं। अपने आप देखिए ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, एक साइड कॉमन है, दोनों में कॉमन है एक साइड, दोनों में ए बी डैश आ रही है। एक एंगल 90 है, एंगल बी और एंगल ए डैश दोनों ही 90 है, और एक ये साइड बराबर है, इसकी बी डैश, इसकी बी डैश और इसकी ए डैश है ना, दोनों ही बी इंटू टी है ना। तो बताइए आर एच से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तेल के साथ कंघी फ्री मिलती है तो मना नहीं करते ना। मतलब हमने स्केचिंग कर दी उसके मन की, लेकिन लगे हाथ ये भी प्रूव हो गया कि आई और आर बाकी बराबर एंगल होते, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो गया, जिसे आज से पहले कभी आपने प्रूफ के रूप में नहीं देखा होगा। और रही बात कि सर आप कह रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन हमने पास में ऐसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था और आज आप पता नहीं कैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ा था हमने, इसको आई बोलते थे, इसको आर बोलते थे, पता नहीं आज आप पता नहीं क्या चिल पौधाएं कर रहे हो। तो देखिए वही चीज दिखाता हूँ, वो फिगर इसमें छिपा हुआ है। जैसे ये वेवलेट्स ऐसी एक और वेवलेट्स मैंने खींच दी, ये अपने के परपेंडिकुलर और ये अपने के परपेंडिकुलर, जैसे ये तीनों पैरेलल है ना, ये परपेंडिकुलर। तो अब गौर से सुनना, ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रिफ्लेक्शन, वही वाला, यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए और फिर वही चीज लगा दीजिए। ये आई है, ये 90 है, ये आई, ये 90, ये 90 माइनस आई, और ये पूरा भी 90, तो ये भी आई हुआ। देख लीजिए ये आर, ये 90, ये 90 माइनस आर, पूरा भी 90 है, तो यार हमने इस आई को इस आर के बराबर प्रूफ किया है, तो इसका मतलब ये आई और ये आर भी प्रूव हो गए बराबर। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहाँ हाइगन प्रिंसिपल खत्म होता है। परसों से नया क्लास लेंगे, नए एटीट्यूड के साथ आएंगे, तब तक